बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास पेपर असिस्टेंट 2024 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, द वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे वाक़ है? वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और अगर कंट्री के हवाले से वो सवाल पूछे तो याद रखिएगा ये यूएसए में है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस की तरफ से गिफ्ट किया गया था, तो याद रखिएगा इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू द पीपल ऑफ द यूएसए। तो ये फ्रांस की तरफ से, फ्रॉम फ्रांस टू यूएसए, फ्रांस की तरफ से यूएसए वालों को दिया गया था। और कब दिया गया था ये भी सबसे अहम तरीन सवाल है कि ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूएसए। और यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो याद रखिएगा 4 जुलाई को उसका इंडिपेंडेंस डे होता है। और वो कौन सा ईयर होता है कि जब इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये अहले फ्रांस की तरफ से यूएसए वालों को दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1884 है जी। सो 4 जुलाई 1884 जब यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसमें फ्रांस के लोगों की तरफ से यूएसए को ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया जाता है। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है। अब अगर एग्जैक्ट हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हवाले से देखा जाए तो उसकी है, याद रखिएगा 46 मीटर, याद रखिएगा जी 46 मीटर। और अगर फिर ये सवाल पूछा जाए कि फ्रॉम द ग्राउंड अप टू द हाईएस्ट लेवल, कि ग्राउंड लेवल से स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चंस इम्तिहानात में पूछे जाते हैं कि ओवरऑल जो स्टैचू है, जो मुजस्मा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है टोटल, दैट इज 46 मीटर्स, कि वो 46 मीटर्स है। और ये कितने फीट है? ये है 151 फीट है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ओरिजिनल जो है इसकी हाइट है। सो दैट इज इट्स ओरिजिनल हाइट। और इसी तरह से अगर ये ग्राउंड लेवल की बात की जाए, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू द टॉप, फिर इसकी जो हाइट है वो कितने बनती है, याद रखिएगा, फिर वो है 93 मीटर्स है। फिर वो कितनी है? 93 मीटर्स है। और अगर 93 मीटर्स के वाले से बात की जाए, ये 305 फीट भी ठीक है। वंस अगेन ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि अगर ओवरऑल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसकी हाइट के हवाले से सवाल पूछा जाए कि हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वो कितनी है? वो ओरिजिनल हाइट है 46 मीटर्स या 151 फीट है। और अगर ग्राउंड लेवल से बात की जाए तो उसकी फीट जो हाइट है वो कितनी बनती है, याद रखिएगा 93 मीटर्स या 305 फीट। इसके अलावा ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये जो मुजस्मा बनाया गया है, इसमें कौन सी मेटल ज़्यादा इस्तेमाल हुई है? तो मोस्टली वो कॉपर है और साथ में स्टील भी है, इसका अलावा भी इस्तेमाल किया गया है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पोलन ग्रेन याद रखिएगा एंथर में बनते हैं। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? एंथर से बनते हैं, यहां से बनकर ये स्टिग्मा स्टाइल के जरिए होते हुए ओवरी में जाते हैं। इस अमल को नाम देते हैं पोलिनेशन का अमल है ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसमें एंथर और फिलामेंट ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाते हैं, याद रखिएगा जी, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? वो 2 होते हैं जी। नंबर 1 इज एंथर जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, एंड द सेकंड वन इज द फिलामेंट। सो एंथर एंड फिलामेंट, और इन दोनों को कलेक्टिवली नाम देते हैं स्टैमन भी कहा जाता है। तो मोस्टली ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वजह से पूछा जा सकता है कि जो स्टैमिनेट फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं? दैट्स मेल फ्लावर। और उसके बाद जो फीमेल फ्लावर है, मोस्टली द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, वो याद रखिएगा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, नंबर सेकंड इज द स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, एंड द थर्ड वन इज द ओवरी। सो ये हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी याद रखिएगा जी। इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है गाइनोशियम भी कहते हैं, याद रखिएगा जी।
गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है इसको याद रखिएगा एंड्रोशियम भी कहा जाता है जी, इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसे क्या नाम देते हैं, ये ओवरऑल फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसे हम गैनोशियम भी साइंस के टर्म में बोलते हैं। और जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है वो एंथर और फिलामेंट है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। और जो फीमेल पार्ट है उसको याद रखिएगा पिस्टल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये डिफरेंट नेम है, आपने याद रखनी है, इसको पिस्टल भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। एक और सवाल मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि जो पेटल्स होते हैं जिसको हम लीफलेट भी कहते हैं, मिनी लीफ, जैसे कि यहाँ पे ये पेटल्स हैं, तो पेटल्स कहते हैं फूल की पत्तियों को, याद रखिएगा जी, फूल की पत्तियों को पेटल्स कहा जाता है जी। और पेटल्स का कलर कौन सा होता है, डिफरेंट होता है, याद रखिएगा जी, कलर ऑफ पेटल इज डिफरेंट। और जो सेपल्स होते हैं ये बेसिकली क्या है, ये ओव्यूल और ओवरी की हिफाजत करते हैं, इनका कलर हमेशा ग्रीन होगा, याद रखिएगा जी। वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कि ये ऑलवेज क्या होते हैं बेटा, ग्रीन कलर में होते हैं, कौन सा, सैंपल्स का कलर। और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ओव्यूल जो है जब ये इसकी पोलिनेशन हो जाती है, राइपेंड ओव्यूल, वो क्या कहलाता है कि राइपेंड ओव्यूल, उससे कहते हैं सीड कहते हैं, याद रखिएगा जी। और जब ओवरी पक जाती है, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, याद रखिएगा जी, कि जो राइपेंड ओवरी है वो क्या कहलाती है, दैट इज द फ्रूट। तो ये साइंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड एंड द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड, उसको क्या नाम देते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फ्रूट्स नाम देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, रिगार्डिंग द पॉलिनेशंस, तो ये उस हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, ईसीजी इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, ईसीजी की टर्म है, ये हार्ट से एसोसिएटेड है, और ये किस चीज का एक्रोनिम है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, याद रखिएगा जी कि ये हार्ट से रेलेवेंट है। और फिर हार्ट के हवाले से ये भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि सिस्टोल एंड डायासिस्टोल, कि सिस्टोल एंड डायासिस्टोल, डायासिस्टोल, याद रखिएगा। सिस्टोल वो मतलब होता है कि जिसमें हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होता है, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो इससे खून जो है वो जो 4 चैम्बर्स होते हैं उससे बाहर निकलता है जी। सो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, याद रखिएगा जी, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, जो दिल के 4 खाने होते हैं, हार्ट चैम्बर्स, उसकी कंट्रैक्शन को क्या नाम देते हैं, सिस्टोल नाम देते हैं। और डायासिस्टोल क्या मतलब है, डाया मीन एक्सपेंशन, सो जब हार्ट के मसल एक्सपैंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं, सो रिलैक्सिंग ऑफ हार्ट चैम्बर्स या हार्ट के मसल जो है जी, जब वो रिलैक्स होते हैं बेटा तो उसमें क्या होता है, खून भर आता है, याद रखिएगा जी। सो सिस्टोल और डायासिस्टोल। एक सवाल सबसे अहम ये भी बन सकता है कि रिगार्डिंग सिस्टोल एंड डायासिस्टोल कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये 120 से कम होना चाहिए, डायासिस्टोलिक प्रेशर 80 से कम होना चाहिए, याद रखिएगा जी, 120 से कम और 80 से कम होना चाहिए। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज सफिग्मोमैनोमीटर, सफिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा जी, सफिग्मोमैनोमीटर। और एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स वोलेंट्री हैं कि इनवोलेंट्री हैं, हार्ट के मसल्स याद रखिएगा इनवोलेंट्री इन नेचर हैं जी, इनवोलेंट्री हैं जी, याद रखिएगा जी, कि कार्डियक मसल्स भी इन्हें कहती हैं। और लफ्ज जब भी आ जाए बेटा कार्डियक, इट मींस द हार्ट, तो हार्ट मसल्स क्या इनवोलेंट्री होते हैं, इनवोलेंट्री मींस के जिनकी मूवमेंट, जिनकी जो हरकत है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती जी। जो स्केलेटल मसल होते हैं उनकी हरकत हमारे अपने कंट्रोल में होती है। तो कार्डियक मसल्स आर बेसिकली इनवोलेंट्री मसल्स, देयर मूवमेंट इज नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल, वो हमारे होश-ओ-वास में नहीं होती, तो उसको क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द इनवोलेंट्री मसल्स भी इनको नाम देते हैं जब कार्डियक की बात की जाएगी। और फिर एवरेज जो ब्लड के अंदर खून होता है वो कितना होता है, मोस्टली एवरेज याद रखिएगा वो तकरीबन होता है 5 लीटर खून होता है, याद रखिएगा जी। और अगर मजीद डिस्क्रिप्शन के हवाले से 5.5 लीटर इन मेल और 4.5 लीटर
इन फीमेल। ये ओवरऑल ब्लड मौजूद होता है। और ब्लड की साइंटिफिक स्टडी का नाम क्या है बेटा, याद रखिएगा, हीमाटोलॉजी है। हीमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड। सो ब्लड की जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाते हैं, हेमाटोलॉजी कहलाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इज द केस कि जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, उनका औसत दौरानिया कितना होता है, याद रखिएगा 120 दिन या 4 महीने होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगले सवालात कौन से हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस थ्रू विच नो फिजिकल मीडियम रिक्वायर, जिसमें कोई फिजिकल मीडियम रिक्वायर नहीं होता, वो कौन सा है, याद रखिएगा, वो रेडिएशंस है। और फिर ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि हीट कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट, किस जो सोर्स है हीट कंडक्शन का, तो वो कौन सी है, सन से जो रेज हैं उससे जो हीट आ रही है वो भी क्या है, वो भी रेडिएशन है, याद रखिएगा। अब बेसिकली हमारे पास 3 तरह के फिनोमेना होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन जब डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो, याद रखिएगा जी, कि फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू अगर ट्रांसफर ऑफ हीट हो तो उसे क्या नाम देंगे, दैट इज कंडक्शन। जैसे कि यहां पे शो कराया जा रहा है जी, कंडक्शन मीन द ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस बाय डायरेक्ट कंटैक्ट। अगर डायरेक्ट कंटैक्ट है सो दैट इज कंडक्शन है जी। और उसके बाद हमारे पास कन्वेक्शंस क्या है, कन्वेक्शन के ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड और गैस कास्ट बाय द मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से अगर जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम क्या नाम देंगे, कन्वेक्शन। और रेडिएशंस क्या है कि रेडिएशंस या वेव्स की फॉर्म में एनर्जी दैट इज रेडिएटेड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेस आर द पार्टिकल्स। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि सूरज से आने वाली जो हीट है बेसिकली वो रेडिएशंस की फॉर्म में ही आती है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर्स जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तमाम मेटल जो हैं वो कंडक्टर हैं, याद रखिएगा जी। और मेटल्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, अ सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, याद रखिएगा जी, वो क्या है, मेटल्स। तमाम मेटल्स कंडक्टर हैं। और नॉन कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हीट या करंट पास नहीं होता। नो हीट और करंट पासेस, याद रखिएगा जी, नो हीट और करंट पास। और नॉन कंडक्टर्स का दूसरा नाम भी इंसुलेटर भी है, याद रखिएगा जी। तो सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से कुछ करंट्स को अलाउ करते हैं हीट को, या जो है मोस्टली जो है करंट या हीट को अलाउ नहीं करते। तो कुछ हीट या करंट को अलाउ कर देते हैं, उनको नाम देते हैं इन द फिजिक्स, इन द साइंस, उसका नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स मीन द कंडक्ट, वो ट्रांसफर करते हैं, वो हीट और करंट दोनों को ट्रांसफर करते हैं, याद रखिएगा जी। हीट एंड करंट दोनों को ही ट्रांसफर जो है वो कंडक्ट करते हैं। एक और सवाल मोस्टली रिपीटेड है कि जो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होता है, फोटोसिंथेसिस, ये बेसिकली एनर्जी कन्वर्जेंस का नाम है। कौन सी एनर्जी है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, इनटू द केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में भाई, ग्लूकोज की फॉर्म में। और सोलर एनर्जी कैसे, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उसकी मौजूदगी में पौधे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। सो बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, इट्स एनर्जी कन्वर्जेंस का नाम है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is the water potential of pure water is, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा जी। और फिर ये भी बात पूछी जा सकती है कि pH ऑफ वाटर, पानी की pH कितनी होती है और पानी एसिडिक है या बेसिक है, ये भी पूछे जो सवाल है वो किया जा सकता है। अब पानी का फार्मूला आता है H2O, तो याद रखिएगा पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या है, ये होता है न्यूट्रल। और पीएच ऑफ वाटर, पावर ऑफ हाइड्रोजन वो कितनी होती है, 7 होती है, याद रखिएगा जी। तो इट मींस वाटर जो है ये न्यूट्रल है, एसिड भी नहीं और बेसिक भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन आर इक्वल, याद रखिएगा जी। इसी वजह से जो नॉर्मल पानी की पीएच है इट्स ऑलवेज 7, क्योंकि जो पीएच स्केल होती है वो होती है 1 से लेके 6 तक, ये होती है एसिडिक मीडियम में, याद रखिएगा जी।
और 7 पे क्या होती है, कोई चीज न्यूट्रल होती है, याद रखिएगा जी। और फिर 7 से आगे यानी 8 से लेकर 14 तक वो होती है बेसिक, याद रखिएगा जी। और हर वो चीज जो हाइड्रोजन डोनेट करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक वो क्या है, वो एसिड इन नेचर है। और हर वो चीज जो कि हाइड्रोक्सल डोनेट करती है इन वाटर और एक्वा सोल्यूशन, वो क्या है, वो बेस है। और पानी क्या है, ये बेसिकली अगर एज एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी है, याद रखिएगा। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बतौर एसिड भी एक्ट करते हैं और बतौर बेस भी ये एक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। वो बरबल ने दीन इलाही एक्सेप्ट किया था और अकबर ने ये दीन इलाही मुतारिफ कराया था, याद रखिएगा जी। तो उसको एक्सेप्ट किसने किया था, बरबल ने जी। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है K2, याद रखिएगा जी। उसके बाद है दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय, ये कैद आजम साहब की तरफ से दिल्ली प्रपोजल प्रेजेंट की गई थी। उसके बाद द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय, वो किसकी तरफ से, ये किंग जॉर्ज 5 की तरफ से ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई शैल बी रेडी टू लीव इन 20 मिनट्स, याद रखिएगा, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है। उसके बाद है कि वी टुक अ टेस्ट यस्टरडे, दिस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है, याद रखिएगा जी। आप सिंपल सेंटेंस इन द फॉर्म, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज इस्तेमाल हुई है, दैट इज मेन क्लॉज, याद रखिएगा जी। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल या दो मेन क्लॉजेस का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम प्रेजेंट बट Ali is absent, but Ali is absent। अब देखिए हमारे पास जी, I am present ये मेन क्लॉज है, ठीक है। बट जो है ये बेसिकली कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से है। Ali is absent ये भी मेन क्लॉज है। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल, दो मेन या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंजंक्शन के साथ अटैच हों, उसे नाम देते हैं कंपाउंड सेंटेंस, याद रखिएगा जी। उसे क्या नाम देते हैं बेटा, कंपाउंड सेंटेंस नाम देते हैं। और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है जी, कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लास डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट होती है और उससे अगली क्लास क्या होती है, मेन क्लास होती है। फॉर एग्जांपल, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, तो याद रखिएगा जी, आई शैल हेल्प हिम ये तो मेन क्लास है। बट इफ ही कम्स, अगर वो आता है जी, तो ये कौन सी है, ये डिपेंडेंट क्लास है, याद रखिएगा जी। सो दैट इज डिपेंडेंट क्लास, सो दैट इज डिपेंडेंट क्लास इन नेचर। और ये क्या, ये मेन क्लास है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक या एक से ज्यादा क्या हो, मेन क्लासेस हो, उसको नाम देते हैं, याद रखिएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, याद रखिएगा जी, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं इसमें मोस्टली जो है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटेड वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हेन, जैसे इफ, जैसे बिफोर, जैसे आफ्टर, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिनोट करते हैं। और सेंटेंस कौन सा होगा, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सो बेसिकली तीन तरह के सेंटेंस हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस कंजंक्शन के साथ अटैच होती हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज अटैच होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चूंकि ये क्या है, एक मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए ये सेंटेंस कौन सा होगा बेटा, सिंपल सेंटेंस होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है कि चेंज द वॉइस, शी गेव मी अ बुक। अब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, एक मी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब बुक भी ऑब्जेक्ट है। और फिर इम्तिहान में ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग होगा। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, नॉन लिविंग इन नेचर होगा। और जो लिविंग होगा वो उसे क्या नाम देंगे बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। रूल ये कोशिश करो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ। तो किस टेंस का फिक्र है मेरे पास? पास्ट इंडेफिनिट का है। हेल्पिंग वर्ब में क्या इस्तेमाल करूंगा बेटा? वाज और वर इस्तेमाल करूंगा जी। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में। मी है तो उसको सबसे पहले मैं किस में चेंज करूंगा? आई में। तो आई आ गया। उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बेटा? वाज वर लगाओगे। सो आई वाज। और याद रखो हमेशा पैसिव वॉइस में बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। सो आई वाज गिवन a book by her. So this is the correct passive voice. उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि they traveled in their cousins car। याद रखिएगा जी। अच्छा, मोस्टली आप पढ़ते होंगे कि बाई लगाते हैं जी। याद रखिएगा अगर किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो, जनरल बात हो, तो फिर हम बाई लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल we traveled by car, we traveled by car। लेकिन रूल क्या है कि जब भी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो याद रखिएगा उस वक्त बाय नहीं लगाएंगे, उस वक्त इन लगाएंगे। जैसे यहां पे मेंशन था कि दे ट्रेवल्ड इन देयर कजन्स कार, तो स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात है, इसीलिए जब भी स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात होगी बेटा इन लगाएंगे, अदरवाइज हम बाय ही लगाएंगे। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल भी दी है कि वी ट्रेवल्ड बाय कार, वी ट्रेवल्ड बाय एयर, वी ट्रेवल्ड बाय बस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादिकान इज फेमस फॉर, ये कैलीग्राफर थे बेसिकली, इनका ताल्लुक जो है कैलीग्राफी के शोबे से था, जिसको कहते हैं कि फन खत्ताती कहते हैं जी, फन खत्ताती। और फिर जो फन खत्ताती है इसको कहा जाता है कि ये निस्फ इल्म के बराबर भी है, कि जो खुशनवीसी है, जो फन खत्ताती है, ये निस्फ इल्म के बराबर है। तो बेसिकली जो सादकान साहब हैं ये कैलीग्राफर थे, आर्टिस्ट थे। उसके बाद है जानशेर खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, से किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये स्क्वाश से रिलेटेड है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून, जिसका कोई मून नहीं है वो है मरकरी, याद रखिएगा। और सोलर सिस्टम के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वो याद रखिएगा, दैट इज द जुपिटर। जो कौन सा है? बिगेस्ट प्लैनेट है, याद रखिएगा जी, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वो कौन सा है? दैट इज जुपिटर। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल जो प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं? वो है 8, याद रखिएगा। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को बाद में खत्म कर दिया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो कितने थे? 9 थे, लेकिन अब कितने बन चुके हैं? 8 ही हो चुके हैं। दैट्स ऑथेंटिक कि प्लूटो को बाद में ख़त्म कर दिया गया था सोलर सिस्टम से। उसके बाद है कि विच कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज पानामा कैनाल, जो कि उसको कनेक्ट करती है जी। विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969, वो कौन से अमेरिका के सदर थे? वो थे रिचर्ड एम निक्सन, कि जिन्होंने 1969 में 1969 में पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरह खारिजा इज नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, तो वो सूरह यासीन को कहा जाता है, इसे कल्बुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान मजीद का दिल। और अरूसुल कुरान किसे कहते हैं? अरूसुल कुरान, कुरान मजीद की दुल्हन, वो कहा जाता है सूरह रहमान को कहा जाता है, याद रखिएगा जी, सूरह रहमान को। और बाबुल कुरान किसे कहा जाता है? कुरान मजीद का दरवाज़ा, वो सूरह फातिहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुलसुल कुरान किसे कहा जाता है? सुलसुल कुरान सूरह इखलास को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि व्हेन वाज राबिया बस्री बॉर्न, राबिया बस्री 96 AH में पैदा हुए। उसके बाद है कि हाउ मैनी टाइम्स हैज ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियन, 5 दफ़ा वो विनर रह चुका है, याद रखिएगा जी। उसके बाद लेंथ ऑफ द पिच, क्रिकेट में जो पिच होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? वो होती है 22 यार्ड्स होती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम, किस टीम ने वन ICC वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ज्यादा दफा किसने जीता है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम्स ICC का जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम किया है 6 दफा, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन टीम। और इस ऑस्ट्रेलियन टीम को कैंगरोस भी कहा जाता है। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा जो रन्स है वो किस टीम ने स्कोर किए थे? T20 स्कोर्स मैक्सिमम स्कोर वो है 344,
और ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि ये 344 रन्स बनाने वाली टीम कोई साउथ अफ्रीका नहीं है, इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, बल्कि ये जिम्बाब्वे है। याद रखिएगा जी, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की टीम ने रिसेंटली एक क्वालिफायर मैच था, T20 इंटरनेशनल था, उसमें 344 रन स्कोर किए थे। तो हाईएस्ट T20 जो इंटरनेशनल स्कोर है वो किस टीम का है? वो जिम्बाब्वे का है। और वो कितना है? वो है 344 जिम्बाब्वे का ही है। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी है ओडीआई में, और 22 साल के बाद ये पाकिस्तान को ये फतेह नसीब हो रही है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि T20 में हाईएस्ट जो स्कोर है वो किसके टीम का है? जिम्बाब्वे का। कितना है? दैट इज 344। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशंस किस ने नाम तजवीज़ किया था? दैट इज फ्रैंकलिन डी साहब ने ये तजवीज़ किया था यूनाइटेड नेशंस का, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट साहब जी। उसके बाद है कि विच वन इज द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया? एरिया के हवाले से याद रखिएगा, बाय एरिया दैट इज काजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में जी। विच गैस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर मोस्ट? तो याद रखिएगा वो है क्लोरीन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हवाले से, CFCl के हवाले से। मोस्ट जो है वो डेंजरस गैस कौन सी है? याद रखिएगा, दैट इज क्लोरीन इन नेचर गैस। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है ओजोन का फार्मूला क्या है? दैट इज O3 आपने याद रखना है। और ये यूवी रेस जो सन से आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, याद रखिएगा जी। ये भी सवाल बन सकता है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग़ज़वा बदर अकर्ड इन? ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में होता है, और ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम यौमुल फुरकान भी है, याद रखिएगा जी। यौमुल फुरकान, जिसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 थी, और कुफ़ार की तादाद कितनी थी? वो 1000 थी, याद रखिएगा जी। और इकबाल साहब इसी के बारे में फरमाते हैं ना कि फिजाएं बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर, कतार अब भी। तो यौमुल फुरकान ग़ज़वा बदर को भी कहा जाता है। और उसके बाद है कि जजिया किसे कहते हैं? जजिया मीन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है मुस्लिम कंट्रीज में, उसे क्या नाम देते हैं? उसको जजिया नाम देते हैं। पाकिस्तान परचेस्ड गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? ओमान से पाकिस्तान ने गवादर जो है वो परचेज किया था। और फिर गवादर जो है वो CPEC का भी एक पार्ट है। CPEC के हवाले से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि CPEC कंप्लीट फंक्शनल कब होगा? वो 2030 तक, याद रखिएगा जी। CPEC कंप्लीट फंक्शनल हर हवाले से जी, वो कौन सा होगा? वो 2030 तक कंप्लीट फंक्शनल होगा, याद रखिएगा जी। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसका मुखफ़फ़ है। ये भी पूछा जा सकता है कि CPEC इज एन एक्रोनिम ऑफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद है कि द खाकसार तहरीक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931 बाय, ये अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशीरी साहब जो है मशरकी साहब, इनकी तरफ से 1931 में ये खाकसार तहरीक शुरू की गई थी। इसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को भगाओ, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को खाली कर दो जी। ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ग़ज़वा ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पहला ग़ज़वा कौन सा है? वो है अबवा है, याद रखिएगा जी। अबवा, याद रखिएगा जी। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर कौन से? जोगेंद्र नाथ मेंडल साहब है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि व्हेन वाज द पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड? 2011 में एस्टैब्लिश की जाती है। उसके बाद है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक? वो है गुलाम इसहाक खान साहब। ज़ियाउल हक की वफात के बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो गुलाम इसहाक साहब बनते हैं। इसके बाद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट जो चीफ आर्मी सर्विंग का जो ड्यूरेशन है, मुद्दत मुलाजमत है, लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ, वो भी कौन से हैं? वो भी ज़ियाउल हक साहब हैं। और इनका दौरानिया तकरीबन कितना होता है? 12 साल, याद रखिएगा जी। 12 ईयर्स तक लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ हैं। जैसा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने भी जो इक़्तिदार संभाला था, और रेस्ट ऑफ आर्मी चीफ जितने भी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दत मुलाजमत बतौर आर्मी चीफ वो किन की है? याद रखिएगा, वो जनरल ज़ियाउल हक साहब की है। ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कन्वर्ट द डॉक फाइल इनटू द पीडीएफ। तो वो एडोब है, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोर्स। तो वो कौन सी न्यूम सिटी उन्होंने जो है एस्टैब्लिश किया है। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल विच नीड्स फॉर आवर बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रोटीन है जी, प्रोटीन इन ब्लड है जी, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन कंपोनेंट कौन सा है, उसका मेन कंपोनेंट वो कौन सा है, वो है आयरन है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लिम बॉट अ कार ऑफ RS 875000 and paid 17% tax at GST जनरल सेल्स टैक्स। हाउ मच टैक्स डिड ही पे, उसने कितना टैक्स पे किया था। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 000 है जी। अब उसने पे किया है कितना, 17% टैक्स, इसका मतलब है 17 और मैं कितना करूंगा 100। अब 20 से कैंसिल। अब 17 को मल्टीप्लाई अगर किया जाए, 17 मल्टीप्लाइड बाई 8750, तो हमारे पास आज जो जवाब आता है ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद है कि 20% ऑफ 30s। अब याद रखिएगा ये रूल है कि जब भी ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, याद रख देना है जी। सो 20% ऑफ 30s, 20% ऑफ 30s, 30 मल्टीप्लाई करना है, ओवर कितना करना है 100, याद रखिएगा। 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दैट इज 6, याद रखिएगा। और ऑफ जब भी आ जाए इट मींस मल्टीप्लाई, याद रखिएगा जी, ठीक है। उसके बाद क्या, डिश वॉशर क्लीन्स 350 डिशेस इन 1 आवर। हाउ मैनी डिशेस विल इट वॉश इन नेक्स्ट इन 16 मोर मिनट्स। अगले 16 मिनट में वो कितने डिशेस साफ करेगा, तैयार करेगा। इसके लिए सिंपल सा रूल है यूनिटरी मेथड। और मैथ का आपने एक रूल पल्ले बांध लेना है जी कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वेशन की राइट साइड पे रखते हैं, याद रखिएगा। ये मेरी राइट साइड है ना, मैंने इक्वेशन की राइट साइड पे। अब वो कहता है कि हाउ मैनी डिशेज, इसका मतलब है मैंने डिशेज फाइंड आउट करना है जी। अब अ डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेज इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या है भाई, 60 मिनट्स। अब मैं कहता हूं डिशेज इन 60 मिनट्स के 60 मिनट्स में, क्योंकि मैंने डिशेस, मैंने रूल आपको बताया जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखते हैं। तो डिशेस मैंने फाइंड आउट करना है ना, मैंने इक्वेशन के राइट साइड पे रखना है कि डिशेस इन 60 मिनट्स कितनी है भाई, 1350 है भाई। अच्छा 1 मिनट में कितना होगा भाई, 1350 ओवर 60। और मैंने कितने में फाइंड आउट करना है, वो कहते हैं कि हाउ मेनी डिशेस विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स। इसका मतलब है 60 मिनट तो पहले हैं प्लस 16 मिनट्स, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 67 मिनट्स टोटल हो जाएंगे। अब मैंने कितने में फाइंड आउट करना है, 67 मिनट्स में फाइंड आउट करना है। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 67 के साथ। अब मेरे पास क्या होगा, इसका तरीकाकार बेटा कि 1350 ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाई 76, 0 से कैंसिल। अब अगर मैं डिवाइड करूं 3 को, यहाँ पे 3 2 6 और 3 4 12, 3 5 15, सो 45 45 हमारे पास आ गया, 2 1 1, और उसके बाद यहाँ पे 38 आ जाएगा जी। सो अगर 38 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ, लेट्स चेक इट, 45 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास राइट आंसर कितना बनता है, दैट इज 17110, 1710 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और कैसे आया तरीकाकार, ये भी मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है कि सिंपलेस्ट रूल के तहत आप फर्दर जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं इस यूनिटरी मेथड के तहत आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है उर्दू के हवाले से कि आए राह हक के शहीदों, ये किसने लिखा है। आए राह हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। और उस हवाले से ये शोधा पाकिस्तान के हवाले से है कि ये खूबसूरत सा कलाम किसने लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये मुशीर काज़मी ने लिखा है कि आए राह हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। उसके बाद है कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो जी, कि तुमने कत्ल किया है या हमारे लिए ऊपर करामात कर दी है कि दामन पे कोई छींट भी नहीं है और खंजर पे कोई दाग भी नहीं है। तो ये किसका शेर है, उर्दू के हवाले से पूछा हुआ था
याद रखिएगा ये कलीम आजिज़ साहब का ही शेर है।